इंग्लिश बोलने के क्रम में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से बातें कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हम ऑर्डर के सेंस में हम वाक्यांश का यूज़ करते हैं और कभी कभी हम रिक्वेस्ट के सेंस में हम कुछ वाक्यांश को यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता है ऐसा है ना कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो बहुत बार एक्चुअली बहुत लोगों से हमें कभी कभी ऑर्डर करना होता है और कभी कभी हमें रिक्वेस्ट करना होता है। अगर हमें अपने फेवर में किसी चीज़ को कराना है ना, तो हमें रिक्वेस्ट करना होता है। तो उसी वाक्यांश में से कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो रेगुलर हमारे स्पोकन इंग्लिश में रेगुलर यूज हुआ करते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला है वो आपका लुक अहेड। सबसे फर्स्ट वन आपका है लुक अहेड, मतलब सामने देखो। अब समझिए इसे। जब हमें किसी को इंडिकेट करना है, किसी को हमें ये बताना है कि तुम इधर उधर मत देखो, तुम सामने देखो, जस्ट लुक अहेड, मतलब एकदम सामने देखो तुम। अगर टीचर किसी क्लास को ले रहे हैं, अगर कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा है, अगर इधर उधर देख रहा है, उसको टीचर ऑफकोर्स बोल सकते हैं, मतलब इधर उधर मत देखो तुम, जस्ट लुक अहेड, सामने देखो। ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब बाइक पर हम बैठे रहते हैं तो लोग इधर उधर देखकर और या तो फ़ोन से बातें करके इधर उधर बाइक चला रहे होते हैं, तो उन्हें हम सतर्क करते हैं, सजग करते हैं, जिस बोलते हैं जस्ट लुक अहेड, आगे देखो, अदरवाइज विल कॉलेड विद द ट्रक, नहीं तो किसी दूसरी गाड़ी से, ट्रक से तुम टक्कर खा जाओगे। तो मतलब इसका यूज हम करते हैं लुक अहेड, यानी कि सामने देखो। इसको ऑर्डर के सेंस में कह सकते हैं। देखिए, सेकंड नंबर आपका है ड्राइव स्लोली, कार धीरे चलाओ। एक्चुअली होता क्या है ना कि आज के प्रैक्टिकल लाइफ में इस मतलब रैश ड्राइविंग एक कॉमन चीज़ हो चुका है। बहुत काफ़ी यंगस्टर्स इसमें बहुत काफ़ी इंजॉय करते हैं और रैश ड्राइविंग बहुत काफ़ी करते हैं, मतलब बहुत काफ़ी तेज़ में गाड़ी चलाते हैं। जिससे क्या होता है ना कि आज का सबसे रिकॉर्डेड चीज़ यही है कि रैश ड्राइविंग की वजह से बहुत काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अगर हमें किसी को समझाना है तो ऑर्डर के सेंस में एक बात, मतलब एक वाक्यांश का प्रयोग कर सकते हैं हम, यानी कि कार तुम धीरे चलाओ, यानी कि ड्राइव द कार स्लोली, तुम कार धीरे चलाओ, कोई भी गाड़ी तुम धीरे चलाओ। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ऐसा होता है कि बहुत काफ़ी लोगों की ऐसी नेचर, एक एटीट्यूड होता है कि किसी दूसरे की कामों में इंटरफेयर करने लगते हैं, किसी दूसरे की काम में वो हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो हालांकि उन्हें हमें समझाते हुए ये बोलना होता है, एक्चुअली ऐसा कहें तो एक एंग्री एक्सप्रेशन है ये, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो तुम ना, मतलब मेरे को हस्तक्षेप मत करो, मेरे काम में कुछ इंटरफेयर मत करो, तुम अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, या यूँ कह सकते हैं माइंड योर वर्क, या डू योर वर्क, अपना काम करें। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपका है गो बैक, पीछे जाओ। देखिए, ऐसे एक्चुअली इंडिया में हमारी जो आर्मी बटालियन है, इसका रेस्पेक्ट बहुत काफ़ी है। एक रेस्पेक्ट इसका एक मस्तक पर होता है। हर एक लोग हमारे जो कंट्री में रह रहे हैं ना, वो किसी भी सैनिक, मतलब कि आर्मी बटालियन को, किसी भी बटालियन को, सैन्य संगठन को एक अपने मस्तक के, मतलब मस्तक पर रखते हैं। हर कोई रिस्पेक्ट करता है। तो एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि कभी अच्छा मान लिया जाए कि किसी अगर नैरो वे है, नैरो रोड है, एक तरफ से आर्मी की बटालियन जा रही है और एक तरफ से कोई लीडरशिप जा रहे हैं, कोई भी लीडर हो, कितने भी मतलब हैवी वेट हो, मतलब दिग्गज हो, लेकिन वहाँ पर जब रिस्पेक्ट की बात आती है, देश किसान की बात आती है, तो कभी आर्मी का जवान यानी कि बटालियन, उसकी टिकड़ी कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। जस्ट लीडर वाले ग्रुप को उन्हें पीछे मुड़ना होगा। उसके लिए कहा जा सकता है जस्ट गो बैक, पीछे जाओ। ऐसे एक्चुअली मैंने बोला, लेकिन बहुत बार ऐसे यूज़ कर सकते हैं। किसी को अगर हमें कहना है तुम पीछे जाओ, पीछे हटो, गो बैक, रिटर्न बैक। ओके। नेक्स्ट 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर है आपका टेक केयर ऑफ हर, उसका ख्याल रखो। ऐसा किसी को अगर आपके भरोसे, अगर आपकी जिम्मेदारी पर, आपकी जवाबदेही पर अगर किसी को छोड़कर जाया जा रहा है, तो कोई आपको समझा सकता है, बता सकता है कि उसका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हर, उसका ध्यान रखना। ऐसे भी कहा जा सकता है टेक केयर ऑफ़ द बेबी, बच्चे का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ हेल्थ, मतलब टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन जो हम किसी को अपनी जिम्मेदारी यानी कि जवाबदेही को हम बता रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका है कम सुन। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि सुनने में प्रॉब्लम। कम सुनने के लिए नहीं बोला जाए, कम सुन मतलब जल्दी आओ, माने बहुत जल्दी आओ। अगर कोई डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, तो आप उसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसे डायरेक्ट बोल सकते हैं जल्दी आओ, कम सुन, मुझे कहीं निकलना है। नेक्स्ट आपका है लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए। अच्छा, बहुत काफ़ी चीज़ लोग अगर किसी चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ को, मशीनरी आइटम्स को, किसी टूल्स को अगर मतलब उसमें देख रहे हैं लोग, तो आप बोल सकते हैं अगर आपको भी कुछ जानकारी है उसके सेंस में लेट मी सी। मतलब जैसे देखिए, एक बार हुआ क्या था ना कि अगर जैसे हाउस होल्ड वर्क में ऐसा होता है कि जैसे फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी होता है, बहुत काफ़ी लोग उसमें इंजीनियरिंग अपना करने लगते हैं। अगर हमें कहना है कि मुझे देखने दो, शायद मैं कुछ कर पाऊँ, तो उसमें आप बोल सकते हैं लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए। मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद इट, क्या गलती है, क्या खामियां है इसमें, मुझे देखने दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है एट नंबर मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। जब हमें किसी ग्रुप को, समूह को एक तरफ में अगर करना है, तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। वैसे होता है कि ऐसा मान लीजिए कि सैन्य संगठन में किसी का सिलेक्शन होता है ना, फिजिकल, जो बहुत काफ़ी फिजिकल ये लोग करते हैं, फिजिकल दौड़ वगैरह होता है, पुशअप होता है, तो उसके बाद में अगर सिलेक्शन वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं और कुछ रिजेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, मतलब इस टाइप में चलो, यानी कि जो सिलेक्टेड वाला ग्रुप है उस उधर तुम चलो। नेक्स्ट आपका है थिंक बिफोर यू स्पीक। 9 नंबर है थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने के पहले सोच लो। एक्चुअली ये बहुत काफ़ी एक स्मार्ट एक एक्सप्रेशन है, एक्चुअली बहुत काफ़ी एक स्मार्ट एक वर्ड है। हालांकि हर किसी इंसान को चाहिए कि बोलने के पहले कुछ सोच लिया करें। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं और बिना सोचे अगर हम कुछ बोल लेते हैं, तब बहुत काफ़ी हमें कुछ हानि होता है, परेशानी होता है, कुछ हमसे गलती हो जाता है, और जो कि बहुत काफ़ी हमारे लाइफ को, मतलब हमारे लाइफ में बहुत काफ़ी चीज़ों को एक मतलब अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। ये इसका मतलब बैड इम्पैक्ट होता है, मैंने बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो बोलने के पहले सोच लिया करें, नहीं तो होता क्या है कि जो हम बोल लेंगे, बोलने को तो बोल लेंगे, लेकिन बाद में वो बातें वापस नहीं लौटती है। तो एक्चुअली किसी को समझाना चाहें तो बोल सकते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले तुम सोच लिया करो। चलिए नेक्स्ट 10th नंबर है आपका, वो है इन्फॉर्म मी अबाउट हर, उसके बारे में मुझे सोचना दो। मतलब अगर आप चाहते हैं किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप बोल सकते हैं इन्फॉर्म मी अबाउट है, उसके बारे में मुझे सूचना दो। कोई लड़की के बारे में को सूचना दो, या ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई मतलब कहीं गया हुआ है उसके बारे में बोल सकते हैं कि इन्फॉर्म मी अबाउट हिम, इन्फॉर्म मी अबाउट देम। ओके, नेक्स्ट है डोंट कट जोक्स, मजाक मत करो। वैसे बहुत काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी लाइफ, अपनी कैरियर से, बहुत कैरियर के बारे में जो सजग नहीं होते हैं, बार बार डिले करते रहते हैं, इधर उधर कुछ ये करने लगते हैं, मतलब उतने सीरियस नहीं होते हैं, मतलब अपने कैरियर से भी मतलब मजाक करने लगते हैं। उन्हें कहा जाता है डोंट कट जोक्स। या यूँ कहें कि अगर किसी सीरियस बात, मतलब सीरियस मैटर पे कुछ बातें हो रही है, अगर कोई बार बार उसमें मजाक छिड़क दे रहा है, तो उसको हम समझाते हैं कि डोंट कट जोक्स, मजाक मत करो, तुम हर बार मजाक मत करो। नेक्स्ट है आपका 12th नंबर, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो तुम। ऐसे एक्चुअली बकवास मत करो, ये एक एंग्री एक्सप्रेशन है, जिसमें हम किसी पे गुस्सा जब करते हैं, इरिटेट होते हैं किसी की आदत से, किसी की हैबिट से, किसी के एटीट्यूड से ना, तो हम यूज़ किया करते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो तुम, बकवास मत करो। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि अच्छा, सोसाइटी में ऐसे लोग निगेटिविटी आइडियाज़ वाले वैसे होते हैं कि बहुत काफ़ी किसी दूसरे के बारे में बहुत काफ़ी निगेटिव चीज़ को बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हालांकि उनको समझाने के लिए, उनकी अपनी एटीट्यूड, उनके बिहेवियर स्किल को समझाने के लिए हम बोल सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। नेक्स्ट 13 नंबर है नेवर माइंड, कभी बुरा मत मानो।
मतलब देखिए, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पीठ पीछे शिकायत करते हैं, हमारे सामने एक हैंड इन हैंड डालकर हमसे बातें करते हैं, बहुत काफ़ी अच्छी खासी, हमारे शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ शिकायत किया करते हैं। तो वैसे लोगों के बारे में मतलब कभी बुरा मत मानिए। लेकिन इतना मतलब जैसे एक और एग्जांपल समझिएगा कि जब भी इस दुनिया के लिए सटीक कोई काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो समझिए कि कोई भी आपका शिकायत कर सकता है, मतलब शिकायत करने वालों की संख्या बहुत काफ़ी होता है। तो जब आपको ऐसी संतुष्टि है, अगर आपको इतना लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तो 1000 लोग शिकायत करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हालांकि इसमें एक चीज़ और गई, अपने हाथों को ऊपर उठाइए और ख़ुद को शाबाशी दीजिए। दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि शिकायत करने वाले तो हज़ारों क्या लाखों में होते हैं, और उनकी बातों को कभी बुरा मत मानो, मतलब नेवर माइंड। ओके, नेक्स्ट 14th नंबर समझिएगा, लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा देखिए, जब हम कहते हैं किसी को मुझे अकेला छोड़ दो, अगर हम गुस्से में हैं या किसी तरह के एक्सप्रेशन किसी पे अगर ऐसा कुछ है, तो हम बोलते हैं लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसे मतलब ये सब बोलेंगे कि लिव मी अलोन। 15th नंबर है लेट इट बी, होने दो। अच्छा, जो होता है वो होने दो, लेट इट बी। 16th नंबर है हैव अ हार्ट ऑन इट, मन लगा के काम करो। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप चाह लीजिए, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं, तो उसे फुलफ़िल ज़रूर कीजिए आप। यानी कि जो चीज़ें आप सोच लेते हैं वो पक्के तौर से आप कर सकते हैं। अगर उस मतलब ऐसी अगर एटीट्यूड आपके पास में अगर है ऐसा कि स्ट्रगल बहुत काफ़ी करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, स्ट्रगल वाली अगर इमोशन होती है, एटीट्यूड होते हैं, तो कभी आप हार नहीं मानिएगा। उसके सेंस में आप कहते हैं हैव अ हार्ट ऑन इट, मन लगा के काम करो। मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर आप डीटो हैं, डिटरमाइंड है कि मुझे बहुत काफ़ी अच्छे लक्ष्य पर, मैंने बहुत काफ़ी ऊंचाई तक हमें पहुंचना है, अगर तो मन लगा के काम करो इसके बारे में। हैव अ हार्ट ऑन इट, हैव अ हार्ट ऑन इट। अगर एक बिजनेसमैन होता है तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत काफ़ी दिन रात मेहनत करता है, मन लगा के काम करता है, उसके लिए हम बोलते हैं हैव अ हार्ट ऑन इट। अगर हम पढ़ाई करते हैं, मुझे सॉरी एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर यूपीएससी क्वालिफाइड करना है या कोई भी अगर रैंकर बनना है, तो आप मन लगा के काम करें, यानी कि हैव अ हार्ट ऑन इट। नेक्स्ट, होल्ड ऑन, रुके रहो। फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, किसी को हमें ये कहना है कि तुम रुके रहो, फ़ोन पे टिके रहो, होल्ड ऑन। 18 नंबर है नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलें। अच्छा, इससे मेरे को कहानी एक याद आ रही है, समझिएगा, नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलें। यानी कि जो इंसान आपके लाइफ में बहुत काफ़ी मात्रा में कभी ना कभी आपको सहयोग किया है ना, तो आप उसकी सहयोग को, उसके आभार को, यानी कि उसके मदद को, एहसान को कभी मत भूलिए। एक्चुअली एक बार कहानी ऐसे जाता है, कोई एक जेट का एक पायलट था। एक्चुअली वो कहीं जाकर फॉरेन में, कहीं न्यूयॉर्क में, कहीं मतलब लंच कर रहा था, नाश्ता कर रहा था। तभी एक वेटर वहाँ पर पहुँचा और वो कहता है, सर मैं आपको पहचानता हूँ, आप एक पायलट हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर उस वेटर ने कहा कि सर आप मेरे को नहीं जानते हैं, बट मैं आपको पहचानता हूँ, आप एक पायलट हैं, और जो किसी जेट को आप मतलब फ़्लाइट में थे। उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स, तो आपकी परिचय। उसने कहा कि सर जिस प्लेन में, मतलब वो प्लेन जैसे ब्लास्ट हुआ था, उसको बताया कि जिस प्लेन से आप बचकर वापस आया है, उस प्लेन में सबसे लास्ट वाला जो पैराशूट था मैंने ही पैक किया था सर। तो उस पायलट ने लंच टेबल को छोड़कर खड़ा हुआ और उस वेटर को गले पकड़ लिया और बहुत काफ़ी इमोशनल हुआ। उसने ये कहा कि सिर्फ आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। मतलब उस ब्लास्ट में, जब जेट ब्लास्ट हुआ तो कोई नहीं बचा था, सिर्फ एक पैराशूट था जो पायलट के पास में था, और वहीं पायलट अपनी जान को बचा लिया था। तो मतलब किसी की एहसान को कभी नहीं भूलें, यानी कि नेवर फॉरगेट इट। किसी के एहसान को नहीं भूलिए, यानी कि नेवर फॉरगेट एनीवन्स ऑब्लिगेशन।
नेक्स्ट है आपका डोंट वरी, कृपया चिंता ना करें। छोटी मोटी बातों को चिंता ना करें, डोंट वरी। 20 नंबर है प्लीज़ ट्राई अगेन, कृपया फिर से कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज़ों किन चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में असफल होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, प्लीज़ ट्राई अगेन, फिर से मतलब कोशिश कीजिए आप। 21 है प्लीज़ वेट अ बिट, कृपया थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। अच्छा, किसी को अगर हम ये कराते हैं, वेट कराते हैं, और अगर अब तक काम नहीं हुआ है, उसको बोल सकते हैं प्लीज़ वेट अ बिट, कृपया थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए। प्लीज़ कम इन, अगर किसी को हमें अंदर बुलाना है तो हम बोल सकते हैं प्लीज़ कम इन। हमें उसने बैठने के लिए बोलना है कि तशरीफ़ रखिए, यानी कि कृपया बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड। सॉरी, 24 है प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कृपया कुछ देर और ठहरिए। मतलब किसी को और कुछ देर तक इंतज़ार करवाना है, उसके लिए बोल सकते हैं प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, माने कुछ देर तक और भी ठहरिए। 25 आपका है प्लीज़ डोंट एम्बैरेस मी, कृपया मुझे शर्मिंदा ना करें। एक्चुअली जो इंसान प्रतिभा का धनी होता है ना, जो एक टैलेंटेड इंसान होता है, जिसका मतलब जो एक पॉजिटिव आइडियाज़ को, यानी कि जो ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज़ के जो लोग होते हैं, जो एक जिनके अंदर एक बहुत काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है ना, वो कभी भी अपनी तारीफ़ नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा, कितना भी अच्छा काम कर लेते हैं, अगर उनकी तारीफ़ किया जाए तो वो ऑफकोर्स ये बात ज़रूर बोलते हैं, प्लीज़ मेरी तारीफ़ करके प्लीज़ डोंट एम्बैरेस मी, मेरे को इतना शर्मिंदा मत कीजिए। हालांकि किसी भी काम के लिए बहुत काफ़ी अपनी क्रेडिट को लेना नहीं चाहते हैं वो एक जीनियस होते हैं, और सैल्यूट है ऐसे जीनियस की। नेक्स्ट 26 नंबर है एज यू लाइक या एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, कोई भी किसी काम को अगर कर रहा है तो उससे हम अच्छा सलाह हम देते हैं, करना है नहीं करना है तो, और या ऐसे भी हम बोल सकते हैं एज यू लाइक या एज यू प्लीज, जैसी आपकी मर्जी है वैसा कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 27 नंबर है डू कम अगेन, फिर जरूर आइएगा। कोई किसी की अगर हम खातिर भाव किए हैं, आदर सत्कार किया है, अगर वो जा रहा है तो फिर से अगर उसे हमें वेलकम करना है, स्वागत करना है, तो हम ऑफकोर्स बोल सकते हैं डू कम अगेन, फिर जरूर आइएगा। नेक्स्ट समझिए 28 स्टॉप रैम्बलिंग, कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें छोड़ो, काम की बात करो। अच्छा, ऐसे बहुत काफ़ी लोग जो होते हैं जो काम की बातें ना करके इधर उधर की बातों को घुमा फिरा कर ज़्यादा बात करते हैं। तो एक्चुअली उन्हें माइंड कराने के लिए, उन्हें याद कराने के लिए हमें ये बोलना होता है कि स्टॉप रैम्बलिंग, कम टू द पॉइंट, या यूँ कहें डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें छोड़िए, आप काम की बातें किया जाए। ऐसे बहुत काफ़ी बार होता है, आपके लाइफ में होता है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं इस दुनिया में ना, तो बहुत काफ़ी बार इसका यूज़ हमें करना होता है। अगर आपको स्कूल या कॉलेज आना है, आपको किसी मतलब अर्जेंट किसी मीटिंग के लिए जाना है, किसी से मिलने जाना है, और कोई आपसे बात कर रहा है, किसी से प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं टूर पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, कुछ लोग ऐसी वैसी घुमा फिरा कर बातें करते हैं, उसे हम बोल सकते हैं स्टॉप रैम्बलिंग, कम टू द पॉइंट, यानी कि इधर उधर की बातें छोड़िए, काम की बात कीजिए। 29 है डोंट बी सिली, पागल मत बनो। ऐसा पागल मत बनो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ना कि पागल है वो, नहीं, वो एटीट्यूड वाला नहीं। डोंट बी सिली मतलब पागल मत बनो। एक्चुअली ऐसा होता है कि कभी कभी गुस्से में हम अपने डिसीज़न को बदल लिया करते हैं, कभी कभी गुस्से में होते हैं हम डिसीज़न बदलते हैं। अगर किसी की वजह से अगर हमें कुछ हार्म हुआ है, अगर मुझे हानि सहना पड़ा है और हम गुस्से में हैं क्योंकि मेरे को हानि हुआ है कुछ, हम उसके बदले में उसका बड़ा हानि करने के लिए सोच लेते हैं। कोई दूसरा मेरा फ्रेंड समझाता है मेरे को डोंट बी सिली, पागल मत बनो, सॉरी, उसने जैसा किया तुम भी वैसा ही करोगे, तो क्या अंतर रहेगा दोनों के एटीट्यूड में। ओके, नेक्स्ट आपका है कम विद मी फॉलो मी, कम विद मी या फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। सॉरी, अगर किसी को हमें ये बताना है कि तुम मेरे पीछे आओ, मेरे को फॉलो करो, उसके लिए बोल सकते हैं आप इंग्लिश में बोलिए कम विद मी। एक्चुअली जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं या इंग्लिश नहीं भी बोलते हैं,
तो बहुत काफ़ी फ्लुएंसी तो एक प्रैक्टिकल वे जो प्रैक्टिस सेशन चलेगा उसमें बहुत काफ़ी डेवलप होगा, अच्छा होगा। लेकिन अभी किसी मतलब जूनियर्स के पास में, यंगस्टर्स के पास में या सीनियर्स के पास में या स्कूल कॉलेजेस में या किसी से भी बातचीत करने के दौरान ना ये छोटी मोटी वाक्यांश को हम प्रयोग में ला सकते हैं। किसी से बोले कम विथ मी, मेरे पीछे आओ तुम, या मेरे साथ चलो तुम, ठीक है ना। नेक्स्ट 31st, वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले। काम के समय काम करो, काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो। मतलब अगर हमें किसी को अगर उसकी जवाबदेही को समझाना है तो हम बोल सकते हैं कि जब काम करते हो उस समय तुम काम करो, जब बातें करते हो उस समय बातें करो, जब तुम खेलते हो उस समय खेलो। उसके लिए वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले। 32, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। उचित समय पर वार करो। ऐसा देखिए, ये इसका बहुत काफ़ी महत्व है हमारे लाइफ में। हमें किसी भी काम को उचित समय पे ही करना चाहिए। अगर हम पहले या बाद में अगर करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम निक ऑफ टाइम, एट द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल ही सही समय पर हमें वार करना चाहिए। किसी भी काम को हमें उचित समय पे करना चाहिए। अगर सपोजिंग मान लिया जाए कि अगर हम प्रिपरेटिव आइडियाज़ के हैं, अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका एक निक टाइम होता है, उसका एक सही समय होता है, उसका एक उचित समय होता है, किस समय पे हमें करना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, मतलब उचित समय पर ही वार करो। 33rd है, होल्ड योर टंग, जुबान पर लगाम दो। ऐसे बहुत काफ़ी लोग अटपट माने बहुत काफ़ी बोला करते हैं, उन्हें हम मना कर सकते हैं ये कह के कि होल्ड योर टंग, जुबान पे लगा दो। 34th है, प्लीज़ कीप इन टच विद, मतलब किसी से संपर्क रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप एक सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं, तो आपको कहा जाता है कि जो भी सोसाइटी में आपके माने एक शरीफ इंसान है, जो बहुत काफ़ी अच्छे मतलब इंसान है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप संपर्क रखिए, कीप इन टच। मतलब आपको बोला जा सकता है प्लीज़ कीप इन टच विथ, क्या बोल सकते हैं, ओल्ड मैन। बूढ़े बुजुर्गों से एक संपर्क बनाए रखिएगा। होता क्या है ना कि बूढ़े बुजुर्गों के साथ में रहने से ना बहुत काफ़ी हमारी व्यवहारिक ज्ञान ऐसी होती रहती। देखिए अगला क्या है, 35 है, हैव फेथ इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। अच्छा समझिएगा, इसका महत्व बहुत काफ़ी है। अगर आप इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान होना जरूरी है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने खुद मतलब अपने आप पर भरोसा खुद करिए, मतलब जरूर कीजिए। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो उस काम को करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली ज़रूरी है कि अपने आप पर भरोसा करें। और इसका बहुत काफ़ी ये है, एक्चुअली मैं एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा इसके बिहाफ में, कि खुद पर कोई भी अगर बिजनेसमैन होता है ना, वो लाखों लाख अगर मार्केट में खर्च कर देता है, निवेश करता है, तो वो इसलिए करता है ना कि आने वाले समय में मेरे को कुछ इनकम होगा। उसे खुद पर विश्वास है कि मैं उस तरीके से मैं काम करूँगा, दिन रात एक करूँगा, बहुत काफ़ी काम करूँगा मैं, और उससे मैं ये करूँगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, अच्छा जियो का केस स्टडी यही कहता है, एक्चुअली शॉर्ट में समझा दें आपको, कि जियो एक्चुअली इसका मार्केटिंग हुआ किस आधार पे। जियो ने क्या किया था, जिस ज़माने में लोग 2G को भरपाई नहीं करवा रहे थे, 2G पैक अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, उससे 4G माना 2G वाले कंडीशन में हर एक टेलीकॉम कंपनीज कुछ पैसे को चार्ज किया करती थी, इतने में महीना दिन तक आप 1 GB या इतने कॉल्स को मतलब आप कर सकते हैं। उस ज़माने में 4G पैक जियो ने दिया, कॉलिंग फ्री, इसके साथ डेटा पैक भी फ्री। हम ये मानते थे कि पूरी दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो इंडिया में ही है, क्योंकि नेट फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना, किसी से बातें करना अनलिमिटेड यहीं पे था। एक्चुअली यहाँ से मैं स्टोरी में सुनाऊंगा। स्टोरी ऐसे जाता है कि एक बिहार का छात्र था, एक बिहार का स्टूडेंट था, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी उसने, सफल नहीं हो सका, उसने एक चिड़ियाघर खोल दिया। अच्छा 1 सेकेंड मैं रिपीट कर दूँ, एक बिहार का स्टूडेंट मेडिकल का पढ़ाई पढ़ा, लेकिन नौकरी नहीं लगा, उसने एक चिड़ियाघर खोल दिया और उसने बोर्ड टांग दिया
कि 50 रुपये में चिड़ियाघर देखने के लिए आइए, कोई नहीं आया। 20 रुपये में आइए, कोई नहीं आया। 10 रुपये में आ जाइए, कोई नहीं आया। उसने बोला कि फ्री में चिड़ियाघर देखने के लिए आइए, सभी लोग चिड़ियाघर में भर गए। इसके बाद में उसने मेन गेट को बंद कर दिया, इधर से बाग खोल दिया और बोला कि बाहर जाने के लिए 399 रुपया। इसका डायरेक्ट कनेक्शन अगर देखा जाए तो एक जियो के किस स्टडी से है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है, एक कमेंट व्यू से है। आपको और हमें एक स्टोरी वाइज समझ में आ रहा है कि स्टोरी है, लाफिंग स्टॉक वाला स्टोरी है, बट सिम स्टडी, सिम फंडा, एक स्मार्ट वर्क जियो ने किया था। सैल्यूट है ऐसे कि जैसे ऐसे आइकन को सैल्यूट है कि ऐसी स्टोरी जिसे हम एक लाफिंग स्टॉक समझकर हम हंस के और भूल जाते हैं, उसी स्टोरी के बिहाफ में उसने अपना बिजनेस टाइकून बना, इंडिया का बिजनेस टाइकून बना, और आज जियो का सर्वर सबसे फास्ट नेटवर्कर है इंडिया का। तो एक्चुअली है ना कि उससे जब जियो के समय में ना, जब जियो के जो टेलीकॉम कंपनी के जो मालिक थे, उन्हें विश्वास था खुद पे कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा पैक यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ, कॉलिंग में दे रहा हूँ ना अनलिमिटेड, तो आने वाले समय में मेरे को कुछ इनकम होगा, ये उन्हें भरोसा अच्छे से था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हैव ए फेथ इन योरसेल्फ। अगला है 35, एक्चुअली 35 ही दे दिया गया है। डोनेट जनरसली, माने दिल से दान दो। अगर किसी को दान करते हैं तो दिल से दान दो। ठीक है, अगला है आपका प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगर आपने फेवर में किसी चीज़ को कहते हैं कि कृपया मेरी मदद करें, बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। 37 है बी केयरफुल, सावधान रहो। किसी को अगर हम सतर्क करना चाहते हैं, बी केयरफुल। 38 नंबर है लैंड मी अ हैंड प्लीज़। ऐसा मान लीजिए कि आप स्टेशन पे हैं, आपके पास लगेज बहुत काफ़ी है, तो और अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि ये मतलब जो भी लगेज है मेरे ऊपर उठा दो, मेरे सर पे उठा दो, उसको कह सकते हैं लेट मी हैंड प्लीज़, ज़रा हाथ लगाना। 39 है ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, किसी को अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसको बार बार बताते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए 40 नंबर है 40, हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद लोगों की मतलब मदद कीजिए। जिसको ज़रूरत हो, यानी कि गरीब लोगों की मदद जरूर कीजिएगा। चलिए ओके, धन्यवाद। मेरे को लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आया है। एक्चुअली इसका अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली यूज़ कीजिए ताकि स्पोकन इंग्लिश को इजी आप कर पाएँ और अच्छे से आप बोल पाएँ। चलिए ओके, धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मिलते रहते हैं। ग्रामर हो, स्पोकन हो, राइटिंग सेक्शन हो, या किसी सिलेबस के बारे में करिकुलम वाला, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा आपको वीडियो लगा। और इसके अलावा आप ये भी बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट, और आप स्पोकन बैच को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अब तुरंत प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है जिसमें इंट्रोडक्शन भी आपको समझ इंक्लूड होगा। इंट्रोडक्शन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में कुछ और भी ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन में आपको कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा जिसके बतौर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और सप्ताह में एक्चुअली वीकली 2 दिन आपका लाइव क्लास रहेगा। लाइव आकर आपसे बातें किया करेंगे हम। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।